करेंटली ना दिल्ली की रौनक ही कुछ अलग है और ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देख के पता चलता है कि ये कितना बड़ा और अहम मौका है भारत के लिए। जी हाँ, G20 की समिट होने वाली है सितंबर 9 से 10 के बीच, जिसमें कई देशों के हेड्स और डिप्लोमेट्स आने वाले हैं भारत। ये समिट इतना अहम है कि पब्लिक हॉलीडे तक डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि G20 है क्या, G20 बना कैसे, G20 की फंक्शनिंग कैसे होती है और भारत के लिए ये कितना अहम है और क्यों। काफ़ी ज़रूरी विषय है करंट अफेयर्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो चैप्टर 1 कि G20 है क्या। G20 माने ग्रुप ऑफ 20 के अंदर 19 देश है और उस 19 देशों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्हें पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये G20 मेंबर्स हमारे ग्लोबल GDP में अराउंड 85% कंट्रीब्यूट करते हैं और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया ताकि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज है उन्हें एड्रेस किया जा सके, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा। G20 का अपना कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसी कारण इनका एक प्रेसिडेंट होता है जो हर साल बदलते रहते हैं। तो बेसिकली सिस्टम ये है कि 19 देश 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हर एक ग्रुप में ऐसे 4 मेंबर नेशंस हैं जो सेम रीजन से आते हो। तो जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये है 5 ग्रुप्स। इनमें से ग्रुप 1 और 2 को छोड़ के सभी ग्रुप्स इस रीजनल ग्रुपिंग के पैटर्न को फॉलो करते हैं। सिर्फ यूरोपियन यूनियन जो G20 का 20th मेंबर है किसी भी रीजनल ग्रुप में नहीं है। हर साल अलग अलग देश एक अलग ग्रुप में से G20 प्रेसिडेंसी को होल्ड करता है। करेंटली भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है और इस साल का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब ये जो प्रेसिडेंसी होती है ना, इनका काम है अलग अलग G20 नेशंस को ग्लोबल इकोनॉमिक और फिनेंशियल मामलों में एक साथ लाना कंसल्टेशन के लिए। अब इस मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए ट्रोइका है, माने एक ग्रुप जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होस्ट कंट्रीज है। करेंटली अभी इस ट्रोइका में है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। अब चलिए चलते हैं चैप्टर 2 में और ये समझते हैं कि G20 आखिर बना कैसे। शुरुआत से ये G20 नहीं बल्कि G7 था, जो कि डेवलप्ड नेशंस जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA का एक ग्रुप था और मिड 80s में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स रेगुलर बेसिस पर मीट करते थे। पर इसके बाद 1997 से 98 के बीच एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसके बाद अटेंशन को इन डेवलप्ड नेशन से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज पर लाया गया। 1999 में G20 बनाया गया, जिससे डेवलपिंग इकोनॉमीज को इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने का मौका मिला। यहाँ तक सब कुछ इनफॉर्मल तरीके से चल रहा था, पर 2007 में फिर एक ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसके बाद G20 को काफी सीरियसली लिया गया और इसे एक प्रीमियर फोरम बना दिया गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस का। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो कंटेंट्स हम आपके लिए बनाते हैं इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए चलते हैं चैप्टर 3
और समझते हैं कि G20 काम कैसे करती है। तो G20 की बेसिकली दो ट्रैक्स है, एक है शेरपा ट्रैक और दूसरा फिनेंस ट्रैक। पहाड़ों में जैसे शेरपा होते हैं पहाड़ चढ़ने में मदद करने के लिए, उसी तरीके से शेरपा ट्रैक में शेरपास लीडर को रिप्रेजेंट करता है। शेरपास सारी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी, इसके अलावा एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इनको लेकर के डील करते हैं। और इन्हीं विषयों पर अलग अलग ग्रुप्स होती है जो डिस्कशंस करते हैं। फिनेंस ट्रैक्स में फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हेड करते हैं। इसके अंडर में फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंशियल रेगुलेशन, फिनेंशियल इंक्लूशन, इंटरनेशनल फिनेंशियल आर्किटेक्चर और इंटरनेशनल टैक्सेशन, इन विषयों को लेके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 4 में और डिस्कस करते हैं कि G20 इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या रोल भारत इसमें प्ले करता है। सबसे पहला, भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमी है। आने वाले सालों में भारत की जीडीपी 6% से भी ज़्यादा ग्रो करेगी और 2022 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5th पोजीशन पर आ चुका है। G20 से भारत को स्पेशल चांस मिल रहा है अपने पोजीशन को और पुख्ता करने का। वसुधैव कुटुंबकम के तहत भारत एक पीपल सेंटर्ड एजेंडा ला रहा है ग्लोबल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। शहरों को इस तरह डेवलप करा जाएगा जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब और स्किल डेवलपमेंट का एक हब बन जाए और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। G20 का प्लेटफॉर्म इस फिनेंशियल नीड को फिल करने में, इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने में भारत की काफ़ी मदद करेगा। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन में भारत हो सकता है कि पूरे विश्व को लीड करे। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने से भारत में जॉब्स बढ़ेंगी, एनवायरनमेंट रिलेटेड समस्या काफ़ी कम होंगी और हेल्थ इश्यूज भी रिड्यूस होंगे। करेंटली भारत रिन्यूएबल एनर्जी का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अपने अलग अलग पॉलिसीज के जरिए भारत दूसरे देशों के समक्ष एक उदाहरण सेट करने में सक्षम है और इस इशू को G20 समिट में भारत लेवरेज भी करने वाला है। तीसरा, हेल्थ केयर भारत के एजेंडा में कोविड-19 के क्राइसिस को दिमाग में रखते हुए है। इस G20 समिट के जरिए भारत एक भरोसा योग्य, रिस्पॉन्सिव और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम डेवलप करना चाहता है और पैंडेमिक के दौरान जो भी एफर्ट्स लिए गए उन्हें और फर्दर डेवलप करने की कोशिश करेगा। भारत सक्षम है एक सक्सेसफुल नेशनल डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर बनाने में। इन सब के अलावा भारत मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स पर काफ़ी फोकस करेगा। इस मामले में भारत ने खुद कहा है क्रिटिकल डेवलपमेंट पर वो ग्लोबल सहमति चाहते हैं। मल्टीलैटरल यानी कि बहुत से नेशंस एकजुट होकर किसी एक विषय पे काम करें और ये अब तक संभव नहीं हो पाया है कई कारणों की वजह से। जो पावरफुल देश है उन्हें लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। इसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज है, डीग्लोबलाइजेशन की समस्या भी है। तो इन्हीं चीज़ों को इंडिया एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा और आगे जो प्रेसिडेंसी में आएंगे जो कि है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, उनको भी इस विषय को फर्दर लेवरेज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके कई मेजर फायदों में से एक ये है कि वर्ल्ड में जो सुपर पावर्स है वो पावर अब कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगी और पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जो ये सुपर पावर नेशंस बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, पर इसकी कोशिश ज़रूर रहेगी। तो आशा करते हैं कि आपको इस विषय पर क्लैरिटी मिली होगी कि इंटरनेशनल समिट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है।
तो ये थी G20 की सारी बातें। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि फर्दर किन किन विषयों पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को ले करके वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी पूरी कंटेंट हमने इस वीडियो में दे रखी है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।